नमस्कार। जानते हैं, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होती, ये वो पल होते हैं, वो मोड़ होते हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। आज हम ऐसे ही एक मोड़ की बात करने वाले हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ एक साम्राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत के मुकद्दर का फैसला कर दिया था, हमेशा के लिए। तो सवाल यही है ना, कि आखिर 1760 में हुई एक लड़ाई कैसे इतनी बड़ी बात हो गई। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री क्लैश से बढ़कर कुछ ऐसा कैसे बन गई जिसने हमारे इतने बड़े विशाल देश का रास्ता ही मोड़ दिया। समझिए, दांव पर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। दांव पर लगा था पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए, भारत में जो भी हो रहा था वो कोई लोकल झगड़ा नहीं था। ये तो एक ग्लोबल चेस गेम का हिस्सा था। एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ फ्रांस। पूरी दुनिया में इनके बीच 7 इयर्स वॉर चल रहा था और इंडिया उसका एक हॉटस्पॉट बन चुका था। और इस गेम के मेन प्लेयर्स कौन थे? 2 कंपनियां, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी उसकी फ्रेंच कॉपी। आए तो ये लोग व्यापारी बनकर थे, मसाले चाहिए, कपड़े चाहिए, लेकिन इन्हें जल्द ही समझ आ गया कि असली खजाना तो कुछ और ही है। असली प्राइज था भारत का बेशुमार पैसा और यहाँ की जमीन पर पूरा कंट्रोल। तो स्टेज सेट था और इस जबरदस्त मुकाबले का पहला राउंड वो थे कर्नाटिक वॉर्स। आप इन्हें मेन इवेंट से पहले के वार्म अप मैच समझ सकते हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे को तौल रही थीं, देख रही थीं कि किसमें कितना दम है। फाइनल शोडाउन की तैयारी चल रही थी। ये जो शुरुआती लड़ाइयां थी ना, इनसे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। पहला कर्नाटक वॉर, इसने ये दिखा दिया कि यूरोपियन मिलिट्री की ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी यहाँ की लोकल आर्मीज से कहीं आगे थी। और दूसरे वॉर तक आते आते गेम पलटने लगा। ब्रिटिशर्स का पलड़ा भारी हो रहा था। फ्रेंच कंपनी को पैसों का भारी नुकसान हुआ, इतना कि उनके काबिल गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। और जैसा कि एक हिस्टोरियन ने बहुत खूब कहा है, इन लड़ाइयों ने डुप्ले के एक्सपेरिमेंट्स और क्लाइव के कारनामों के लिए स्टेज तैयार कर दिया। मतलब ये एक तरह की लैब थी जहां कॉलोनियल जीत की तरकीबें तैयार हो रही थीं। यहीं पर वो लोग अपना हुनर सीख रहे थे जो आगे चलकर साम्राज्य बनाने वाले थे। लेकिन रुकिए, दूसरे कर्नाटक वॉर के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल फिल्मी था। एक कहानी जो आज भी सुनाई जाती है। कहानी एक नौजवान बेहद एम्बिशियस अंग्रेज की, रॉबर्ट क्लाइव, जिसका एक ऐसा दांव सब कुछ बदलने वाला था। तो देखिए, क्लाइव का प्लान कितना जीनियस था। प्रॉब्लम क्या थी? त्रिचिनोपोली में ब्रिटिशर्स के साथ ही घिरे हुए थे। तो क्लाइव ने क्या सोचा कि वहां मदद भेजने से अच्छा है सीधा दुश्मन की राजधानी आरकॉट पर ही धावा बोल दो, फोर्स अपने आप बढ़ जाएगी। और ये जुआ काम कर गया। सिर्फ 200 ब्रिटिश और 300 सिपाही लेकर उसने आरकॉट पर कब्जा कर लिया। इस एक चाल ने न सिर्फ त्रिचिनोपोली को बचा लिया, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव को रातों रात एक मिलिट्री जीनियस बना दिया। और अब हम पहुंचते हैं मेन इवेंट पर। वार्म अप खत्म, अब था फाइनल शोडाउन का वक्त। तीसरा कर्नाटक वॉर, और इसके अंदर वो एक लड़ाई जो सब कुछ डिसाइड करने वाली थी, बैटल ऑफ वांडीवाश। ये तारीख याद रखिएगा, 22 जनवरी 1760, वो दिन जब भारत में फ्रेंच एम्पायर के सपने का फैसला होना था। वांडीवाश की धूल भरी जमीन पर 2 ताकतें आमने सामने थी। अब जरा फोर्सेस पर नजर डालते हैं। ब्रिटिशर्स के पास करीब 1900 यूरोपियन और 2100 सिपाही, फ्रेंच के पास 2250 यूरोपियन और 1300 सिपाही। सैनिकों में ज्यादा फर्क नहीं है ना? लेकिन अब तोपों को देखिए। ब्रिटिशर्स के पास 26 और फ्रेंच के पास सिर्फ 16। और यकीन मानिए, यही वो एक चीज थी जिसने पूरा गेम बदल दिया। लड़ाई शुरू होते ही ब्रिटिश तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। वो ज्यादा थीं और उन्हें चलाने वाले भी ज्यादा माहिर थे। फ्रेंच लाइंस में जैसे तबाही मच गई, भगदड़, कन्फ्यूजन, और देखते ही देखते फ्रेंच आर्मी बिखर गई। इतनी बुरी तरह कि उनके कमांडर मार्क्वेस डी बूसी को भी पकड़ लिया गया। तो सवाल ये है कि फ्रेंच हारे क्यों? क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का टेक्निकल नॉकआउट था। हार की वजह कहीं ज्यादा गहरी थी, उनके पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम थी। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, मतलब फैसले लेने में तेज, फुर्तीली। उसके पास बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे 3 बड़े बेस थे। और सबसे बड़ी बात, रॉयल नेवी का पूरा सपोर्ट था। दूसरी तरफ थी फ्रेंच कंपनी, सरकारी कंट्रोल, मतलब हर फैसले में देरी,
बेस सिर्फ एक पौंडीचेरी, और नेवी का सपोर्ट भी कमजोर। सच पूछिए तो ये मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। और इसमें कुछ और चीजें भी मिला दीजिए, जैसे पैसों की तंगी, क्योंकि उनका ध्यान बिजनेस से ज्यादा जमीन कब्जा करने पर था। लीडरशिप की कमी, ब्रिटिशर्स के पास क्लाइव जैसे कई कमांडर थे, फ्रेंच के पास नहीं। और ऊपर से उनके कमांडर काउंट टी लैली की स्ट्रेटेजिक गलतियां। बस तबाही का पूरा सामान तैयार था। भारत में फ्रेंच सपना, जो एक वक्त कितना बड़ा लग रहा था, अब टूटकर बिखर रहा था। वॉन्डिवॉश की लड़ाई के साथ ही एक चैप्टर खत्म हुआ और एक नया शुरू। भारत में पावर का बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। एक नया चैंपियन अब रिंग में अकेला खड़ा था। और देखिए कि इसके बाद सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1760 में वांडीवाश की लड़ाई हुई। अगले ही साल 1761 में उनका आखिरी किला पौंडीचेरी भी हाथ से निकल गया, और 1763 आते आते ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खेल ही खत्म हो गया। इस संधि ने ब्रिटिश जीत पर ऑफिशियल स्टैंप लगा दिया। अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या थी? इसकी शर्तें साफ थी। फ्रेंच लोगों को पौंडीचेरी जैसे अपने ट्रेडिंग पोस्ट वापस तो मिल गए, लेकिन एक शर्त पर, कि वो वहां ना तो किले बना सकते हैं और ना ही फौज रख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें कॉम्पिटिटर से घटाकर सिर्फ एक मामूली व्यापारी बना दिया गया। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वांडीवॉश की लड़ाई ने ही भारत की किस्मत लिख दी थी? जब फ्रेंच रेस से बाहर हो गए तो क्या ब्रिटिशर्स का कब्जा होना तय था? देखिए, इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस एक लड़ाई ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।